हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपू कुमार। आप सभी का धमाकेदार स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके एटॉमिक रेडियस का किस तरह के ट्रेंड होते हैं इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये किस तरह के इसका एप्लीकेशन होता है, इसको भी हम लोग आज देखेंगे। तो हम लोग अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि एफ ब्लॉक में दो सीरीज होते हैं, एक 5D सीरीज होते हैं और एक 6D सीरीज होते हैं। तो जो भी 5D सीरीज होते हैं इनमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एप्लीकेबल होते हैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ 5D सीरीज में एप्लीकेबल होते हैं, जो कि लेंथेनम और हैफनियम, लेंथेनम और हैफनियम के बीच में जो भी एलिमेंट होते हैं, जो कि 14 एलिमेंट्स होते हैं, उनको लेंथेनाइड सीरीज में हम लोग काउंट करते हैं। इसको लेंथेनाइड एलिमेंट भी हम लोग बोलते हैं। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है कि इनमें जो 4f सबसेल होते हैं, जो भी 5D सीरीज के लेंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं उनमें 4f सबसेल होते हैं। इसको भी हम लोग समझ रहे हैं, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे। इनमें 4f सबसेल होते हैं और 4f सबसेल जो है वो एग्जर्ट वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। जो भी 4f सबसेल है उनके इलेक्ट्रॉन बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट डालते हैं, जिस कारण से जो भी एटम के साइज इंक्रीज होने चाहिए थे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब भी हम लोग डाउन टॉप टू डाउन एक ग्रुप में मूव करेंगे और जो 5D सीरीज में हम लोग जब भी इंटर करेंगे तो 5D सीरीज में जो एलिमेंट होंगे उनके इलेक्ट्रॉन में एक 4f सबसेल होते हैं। 4f सबसेल के जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। इस कारण से जो भी एटॉमिक साइज होते हैं वो इंक्रीज कर रहे थे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और वो इंक्रीज नहीं करेंगे। इसी बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। इसको हम लोग टेबल के थ्रू भी अच्छे से समझेंगे। सो इस टेबल में हम लोग देख रहे हैं कि ये है, यहाँ से तो डी ब्लॉक स्टार्ट होते हैं और ये है 3D सीरीज और ये है 4D सीरीज और ये है 5D सीरीज और ये है 6D सीरीज। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि जैसे हम लोग 3D से 4D में आते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर जाते हैं, और जब भी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। और जैसे हम लोग यहाँ 4D से 5D में मूव करेंगे तो यहाँ भी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज किए, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज किए तो यहाँ भी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करना चाहिए, किंतु रियल में यहाँ पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज नहीं करेगा। एटॉमिक रेडियस यहाँ पर इंक्रीज क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पहले ये जो भी एलिमेंट हैं इनके अंदर एक 4f सबसेल होते हैं, और 4f सबसेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट डालते हैं। और हम लोगों ने शील्डिंग इफेक्ट टॉपिक लेक्चर में यह भी समझा था कि जब शील्डिंग इफेक्ट पुअर रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट कर पाएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा तो एटॉमिक रेडियस भी रिड्यूस हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा नहीं, वो घट जाएगा। तो इसी कारण से यहाँ पर रेडियस बढ़ता नहीं है, रेडियस घट जाता है और घटकर इनके बराबर हो जाता है। हम लोग एक ग्रुप में, एक किसी भी पार्टिकुलर ग्रुप में 4D और 5D को कंपेयर करेंगे। जैसे निबोडियम और टेंटेलम को हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस को कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर जो भी एटॉमिक रेडियस हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल आ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि दोनों का एटॉमिक रेडियस इक्वल हो जाएंगे, और यही रोल इन सब में फॉलो होता है। इन जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है इनके इस इतने ग्रुप में यही रूल फॉलो होता है। तो यही बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि जो 4f सबसेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। इस कारण से जो साइज में इंक्रीज हो रहे थे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक
ग्रुप में हम लोग डाउनवर्ड मूव करेंगे, तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ एक्सेप्शन। ये बताया गया है कि जैसे भी 3D से हम लोग 4D में मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस तो इंक्रीज करेगा। 3D से हम लोग 4D में मूव किए तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक नए सेल ऐड हो जा रहे हैं। और जैसे हम लोग 4D से 5D में मूव करेंगे तो यहाँ भी नए सेल ऐड हो रहे हैं, किंतु यहाँ पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज नहीं करेगा। एटॉमिक रेडियस दोनों 4D और 5D का एक किसी पार्टिकुलर ग्रुप में जो भी एटॉमिक साइज होंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएंगे। ये इंक्रीज इसलिए नहीं करता है यहाँ पर ड्यू टू लेंथन एंड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथन एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 4D और 3D का जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस सिमिलर हो जाते हैं। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि जैसे देखिए, ये 3D से हम लोग 4D में आए तो नंबर ऑफ सेल तो इंक्रीज किए, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का रेडियस भी, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। क्योंकि परंतु जैसे ही 4D से हम लोग 5D में मूव करेंगे तो यहाँ पर तो है लेंथेनम है। लेंथेनम के बाद के जो भी इतने सारे एलिमेंट हैं, इनके एटम में एक 4f सबसेल होंगे, और 4f सबसेल के इलेक्ट्रॉन जो है पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे तो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जेड इफेक्टिव अपना फायदा उठा लेता है। जेड इफेक्टिव अपना फायदा उठा लेगा और रेडियस को डिक्रीज कर देगा। जब भी रेडियस डिक्रीज करेंगे तो इनके रेडियस सिमिलर हो जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं, किंतु इसका रेडियस तो बड़ा रहेगा। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। और इसमें इसको भी ध्यान रखना है कि जैसे स्कैंडियम से एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता है यूट्रियम का, और यूट्रियम से ज्यादा होता है लेंथेनम का, जो कि ये भी है 3D सीरीज के एलिमेंट। ये है 4D सीरीज के और ये है 5D सीरीज के। यहाँ पर ये एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होते जा रहे हैं, ये इक्वल नहीं हो रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो लेंथेनम है, लेंथेनम में 4f सबसेल नहीं होते हैं। लेंथेनम के बाद वाले जो एलिमेंट होते हैं उनमें 4f सबसेल होते हैं। तो इसलिए ये अपना जो ट्रेडिशनल जो भी ट्रेंड है वो फॉलो करता है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लेंथेनम है इसमें 4f सबसेल नहीं होते, इसके बाद वाले एलिमेंट में होते हैं। तो इनका एटॉमिक रेडियस इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। इसी बात को बताया गया था। इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब हम लोग आयनिक रेडियस को देखेंगे। यहाँ पर आयनिक रेडियस क्या होता है? तो पहले हम लोगों ने कोवलेंट रेडियस को डिस्कस किया, फिर मेटालिक रेडियस को भी डिस्कस किया, और वांडर वाल रेडियस को भी हम लोग डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों जो टाइप होते हैं, कोवलेंट, मेटालिक और वांडर वाल, ये तीनों में जब भी हम लोग एटॉमिक रेडियस फाइंड करते थे तो हम लोगों ने ये देखा कि वो सारे एटम्स न्यूट्रल फॉर्म में होते थे। किंतु ये जो आयनिक रेडियस है, आयनिक रेडियस में जब भी हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे तो यहाँ पर स्पीसीज हम लोग को न्यूट्रल फॉर्म में नहीं मिलेगा। एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये है, ये कैटायन है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, और ये बी कैटायन है। इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। एनायन, एनायन और कैटायन, इन दोनों के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग आयनिक रेडियस बोलेंगे, जिनमें इतना जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कैटायन है, और ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ एनायन है। तो हम लोग ये देखेंगे कि एनायन और कैटायन क्या होते हैं। एनायन और कैटायन का कुछ प्रॉपर्टीज भी हम लोग देखेंगे।
तो केटायन के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होते हैं जो कि स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। पॉइंट नंबर 1 है स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। ऐसा क्यों होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे कि केटायन का जो भी रेडियस है वो स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम क्यों होते हैं। तो एक न्यूक्लियस है जहां पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 5 प्रोटॉन्स हैं। न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन्स हैं, 5 प्रोटॉन्स है। तो इसके जो भी फर्स्ट ऑर्बिट होंगे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो आउटर ऑर्बिट होंगे उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो भी आउटर ऑर्बिट होंगे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस एटम के जो भी डायग्राम है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है और प्रोटॉन की संख्या भी 5 है। तो स्टूडेंट्स ये एक न्यूट्रल एटम है, ये जो भी है एक न्यूट्रल एटम है। तो इसमें से जो आउटर ऑर्बिट के 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आउटर ऑर्बिट के जो भी इलेक्ट्रॉन है ये बाहर चले जाएंगे। इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना भी बोलते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लूज कर दिया तो इसके पास अब जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 4 हैं। इसके पास अब 4 ही इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन तो इसके पास 5 ही हैं। इसके पास 5 प्रोटॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटॉन की संख्या तो ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन की संख्या से। प्रोटॉन की संख्या ज्यादा रहेंगे तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव ज्यादा लगेंगे और जब भी जेड इफेक्टिव ज्यादा लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनको न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस तरह से एटॉमिक रेडियस छोटे हो जाएंगे। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। ये जो भी अब रिमेनिंग एक कैटायन हो जाएंगे, जब भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इनके पास तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए। आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर 5 प्रोटॉन है और 4 ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए तो इसको हम लोग कैटायन बोलेंगे। इसको हम लोग कैटायन बोलेंगे। और कैटायन अपने पेरेंट एटम से साइज में छोटे होते हैं। ये क्यों छोटे होते हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लेस इलेक्ट्रॉन्स देन इट्स पेरेंट एटम। इसके इलेक्ट्रॉन लेस होते हैं, पेरेंट एटम से इसके पास इलेक्ट्रॉन लेस होते हैं। क्यों लेस होते हैं? क्योंकि ये तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसको जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वो पेरेंट एटम से कम होगा। जो भी कैटायन होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन भी लूज करके बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज करते हैं, कभी-कभी 3 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देते हैं। वो कितने भी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ये अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो हम लोग इतना ही समझे कि जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोई एक एटम तो हम लोग उसको कैटायन बोलेंगे। और हम लोग पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो होता है वो लेस देन 1 होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जो रेशियो होंगे वो लेस देन 1 होंगे। ऐसा क्यों होता है? हम लोग देख रहे हैं कि जो भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन रिमेनिंग है वो 5 प्रोटॉन है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 4 और 5 का रेशियो लेस देन 1 होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो भी लेस देन 1 होता है। कैटायन में ऐसा होता है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं कि मोर जेड इफेक्टिव। मोर जेड इफेक्टिव क्यों होगा? मोर जेड इफेक्टिव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो इसके न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए तो इसलिए ये मोर जेड इफेक्टिव होगा। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे।
जो कि है एनायन। एनायन को हम लोग देखेंगे कि एनायन किस तरह से फॉर्म होते हैं और इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो इसको भी हम लोग एटॉमिक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। एक न्यूक्लियस लेंगे जिसके पास 5 प्रोटॉन्स होंगे। न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन्स होंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज होंगे। इसके जो भी फर्स्ट ऑर्बिट होंगे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके जो नेक्स्ट ऑर्बिट होंगे उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके जो नेक्स्ट ऑर्बिट होंगे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो भी एटम है वो न्यूट्रल फॉर्म एटम है यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल है इसलिए ये एक न्यूट्रल एटम है। और इसमें एक कहीं यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है और प्रोटॉन की संख्या भी 5 है। तो यहाँ पर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में अगर इंटर करता है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो गए। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक न्यूट्रल एटम जो है वो एक बाहर से इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लिया है। इसको जब भी बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होंगे तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन करना बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इसमें गेन होंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो जाएंगे और प्रोटॉन तो 5 ही हैं, जो कि पेरेंट एटम में 5 प्रोटॉन थे तो यहाँ भी 5 प्रोटॉन ही रहेंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो गए और प्रोटॉन की संख्या तो 5 ही है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इतने सारे होंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन है इन सब के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। आप लोग समझ सकते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे तो वहाँ पर लड़ाई भी होगा, रिपेल एक दूसरे को करेंगे। तो इस तरह से यहाँ भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह हो गए तो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होने लगेगा और इस कारण से सारे इलेक्ट्रॉन्स दूर जाने लगेंगे और इस तरह से जो रेडियस होंगे रेडियस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो भी आउटर ऑर्बिट होंगे उनके न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। अट्रैक्ट करने वाले जो भी प्रोटॉन है न्यूक्लियस में उनकी तो संख्या कम ही है और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। तो इस कारण से जो भी न्यूक्लियस होगा वो सारे प्रोटॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा और रेडियस भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इसी कारण से यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पॉइंट नंबर 1 लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम, यहाँ पर रेडियस बढ़ जाएंगे। हम लोगों ने देखा कि रेडियस क्यों बढ़ते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो इनके बीच के रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगने लगेंगे और इनको अट्रैक्ट करने वाला जो भी प्रोटॉन है वो प्रोटॉन तो कम ही है, तो इस कारण से इनके रेडियस बढ़ जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इसके रेडियस लार्जर होते हैं इसके पेरेंट एटम से। इसको हम लोग समझ लिए। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, मोर इलेक्ट्रॉन्स देन इट्स पेरेंट एटम। तो ये भी तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जब भी बाहर से इलेक्ट्रॉन को गेन हुआ है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ गई। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि मोर इलेक्ट्रॉन्स देन इट्स पेरेंट एटम से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। और पॉइंट नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो रेशियो होंगे वो ग्रेटर देन 1 होंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है और प्रोटॉन की संख्या 5 है, तो 6/5 यहाँ पर ग्रेटर देन 1 आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भी जो रेशियो होगा वो ग्रेटर देन 1 होंगे। पॉइंट नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं कि लेस जेड इफेक्टिव होंगे। स्टूडेंट्स इस स्पीशीज में हम लोग देख रहे हैं कि इसके न्यूक्लियस में
5 प्रोटॉन है और इनके ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो ज्यादा हो गई, प्रोटॉन की संख्या कम हो गई, तो इसलिए इनके जेड इफेक्टिव भी कम हो जाएंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट में हम लोगों ने देखा था कि जेड इफेक्टिव किस तरह से होते हैं, तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव कम हो जाएंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेस जेड इफेक्टिव। स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर ले, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको हम लोग डेटा के थ्रू भी समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, सॉरी, एनायन और कैटायन का जो भी एटॉमिक साइज होते हैं, उनके रेडियस होते हैं, वो किस तरह से होते हैं। तो इस चार्ट में हम लोग देख सकते हैं, ये है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस पीपीएम में है, ये पीपीएम है, पिकोमीटर में ये होते हैं 10⁻⁻12 मीटर। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक लिथियम एटम है, जो न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं लिथियम एटम, उनके जो एटॉमिक रेडियस होंगे वो 152 पीएम होंगे। देख रहे हैं इसको, साइज किस तरह का है। और ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो वो कैटायन बन जाएंगे, लिथियम प्लस बन जाएंगे। लिथियम प्लस बन जाएंगे तो हम लोगों ने यह भी देखा जो भी कैटायन होते हैं उनके रेडियस पेरेंट एटम से कम होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो एल लिथियम प्लस के जो एटॉमिक आयनिक रेडियस है वो पेरेंट एटम से कम है, जो कि 76 है। आप लोग देख सकते हैं कि रेडियस किस तरह से रिड्यूस हो गए हैं। सोडियम का हम लोग देख रहे हैं कि जो एटम है वो जब भी न्यूट्रल फॉर्म में रहेंगे तो उनके आयनिक रेडियस 186 होंगे, और जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे तो वो सोडियम प्लस बन जाएंगे और उनके एटॉमिक जो भी आयनिक रेडियस होंगे वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, वो 95 हो जाएंगे। और इस तरह से आप सारे डेटा को आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह के जो न्यूट्रल एटम होते हैं उनके रेडियस इस तरह के होते हैं, और जब वो कैटायन के फॉर्म में आते हैं तो उनके रेडियस किस तरह से रिड्यूस हो जाते हैं। आप लोग डेटा के थ्रू देख सकते हैं कि जब भी कोई न्यूट्रल एटम कैटायन के फॉर्म में आते हैं तो उनके एटॉमिक रेडियस कम हो जाते हैं। और हम लोग एनायन को भी देखेंगे कि जब एक न्यूट्रल एटम होते हैं, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन के जो न्यूट्रल फॉर्म में एटॉमिक रेडियस होंगे वो 72 होंगे, और जब एक इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा, एनायन बनेगा, तो उसके आयनिक रेडियस बढ़ जाएंगे। आयनिक रेडियस किस तरह से बढ़ेंगे, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 72 से 136 हो गए। जब भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन बनेंगे तो उनके एटॉम आयनिक रेडियस इंक्रीज हो जाएंगे, और वो इस तरह से इंक्रीज होकर 136 हो जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। और एक अनदर लेते हैं क्लोरीन, जो न्यूट्रल फॉर्म में रहेंगे, उनके एटॉमिक रेडियस 99 होंगे, और वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर जब एनायन के फॉर्म में आएंगे तो उनके एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएंगे, वो 184 हो जाएंगे। देख रहे हैं आप लोग, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो गए हैं। इस तरह से बहुत सारे एटम के आप लोग डेटा के थ्रू देख सकते हैं कि जब न्यूट्रल फॉर्म से एक एनायन के फॉर्म में आते हैं एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद, तो वो किस तरह से उनके एटॉमिक आयनिक रेडियस इंक्रीज हो जाते हैं। इस चीज को आप लोग ठीक से नोट कर लेंगे कि किस तरह से एक जो न्यूट्रल एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को जब भी लूज करते हैं उसके बाद कैटायन बनते हैं और उनके रेडियस पेरेंट एटम से कम हो जाते हैं। और जो एक न्यूट्रल एटम होंगे वो इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करेंगे तो एनायन बन जाएंगे और उनके रेडियस इंक्रीज हो जाएंगे। रेडियस क्यों इंक्रीज होते हैं और रेडियस क्यों डिक्रीज होते हैं, यह भी हम लोगों ने देख लिया, और इस तरह से डेटा के थ्रू भी हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझ लिया। इसके बाद हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग देख रहे हैं कि आइसो जो वर्ड है, आइसो का मीनिंग होता है इक्वल, आइसो का मीनिंग इक्वल होता है, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसे स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल हो, उसको हम लोग आयनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे, उनके इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। इसमें आप लोग देख सकते हैं
एटम्स एंड आयन्स व्हिच contain the same number of electrons। डिफरेंट डिफरेंट तरह के एलिमेंट होंगे, उनके एटम या कैटायन होंगे या एनायन होंगे, जो भी आयन होंगे वो इस तरह से होंगे कि उनके जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल होंगे, किंतु नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो डिफरेंट होंगे क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के वो स्पीसीज हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए कि इनमें जेड इफेक्टिव जब भी डिक्रीज होंगे तो आयनिक रेडियस इंक्रीज हो जाएंगे, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होंगे तो आयनिक रेडियस इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है जो कि स्क्रीनिंग इफेक्ट में हम लोगों ने देखा था कि जेड इफेक्टिव जब भी वीक होंगे या डिक्रीज होंगे तो जो न्यूक्लियस है वो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और इस कारण से जो रेडियस होंगे, आयन के रेडियस होंगे, वो इंक्रीज कर जाएंगे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये एल्युमिनियम 3+ है, मैग्नीशियम 2+ है, सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, ऑक्सीजन -2 है, नाइट्रोजन -3 है। तो आयनिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करेगा एज जेड इफेक्टिव डिक्रीजेज। देखिए ऐसा ये जो भी हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से जो जेड इफेक्टिव है वो डिक्रीज कर रहा है तो आयनिक रेडियस इंक्रीज करेगा। ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग देखेंगे, ऐसा इसलिए होता है कि देखिए जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो उतना ही है, तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा और इस तरह से जो आयनिक रेडियस होंगे वो इंक्रीज करेंगे। इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। जैसे देखिए ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितने होंगे? नाइट्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 7 होंगे और इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होंगे? तो -3 है। तो ये इसका मतलब यह हुआ कि जो भी नाइट्रोजन का न्यूट्रल एटम है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन की संख्या कितने होंगे? ऑक्सीजन के प्रोटॉन की संख्या 8 होंगे और ये -2 है। -2 का मीनिंग ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन में हम लोग देखेंगे कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या 9 है और ये -1 चार्ज इस पर है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हो जाएंगे? इसके भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएंगे। ये सोडियम है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितने हैं? इसमें प्रोटॉन की संख्या 11 है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हैं? तो ये जो है एक सोडियम प्लस है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। सोडियम प्लस है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है, एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर गया है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसके पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 10 होंगे। मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के प्रोटॉन की संख्या कितने होंगे? तो मैग्नीशियम में प्रोटॉन की संख्या 12 होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होंगे? तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है। +2 चार्ज का मीनिंग ये होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, तो इसके पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे। ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में प्रोटॉन की संख्या कितने होंगे? एल्युमिनियम में प्रोटॉन की संख्या 13 होंगे और ये इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। 3 पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग ये होता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो इसके पास अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 10 है। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें ये जितने भी स्पीशीज दिए गए हैं
इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सेम है और इनमें प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है तो आप लोग समझ सकते हैं कि जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा होंगे वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जब ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो उनके रेडियस भी कम हो जाएंगे, और जिनके पास प्रोटॉन की संख्या कम है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अट्रैक्ट जब नहीं करेंगे तो उनके रेडियस बड़े होंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो भी आयनिक रेडियस होंगे उनके रेडियस को वो लोग बढ़ा देंगे। यहाँ पर आप लोग N3 माइनस में देख रहे हैं कि प्रोटॉन की संख्या तो 7 ही है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है, इनको अट्रैक्ट करने वाले कम है, इसलिए इनका रेडियस छोटा होगा। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 10 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या 8 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। तो यहाँ पर इनका अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो इसका रेडियस इससे थोड़ा इसका ज्यादा होगा। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सबसे छोटा रेडियस इसका होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है और प्रोटॉन की संख्या 13 है। यहाँ एल्युमिनियम 3 स्पीसीज में हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटॉन 13 है और इलेक्ट्रॉन 10 है। प्रोटॉन ज्यादा खींचेंगे इलेक्ट्रॉन को और इस तरह से रेडियस बहुत छोटा हो जाएगा। एल्युमिनियम का जो Al3 का जो भी आयनिक रेडियस होगा ये सबसे छोटा होगा। इसका रेडियस जो होगा वो सबसे छोटा होगा एल्युमिनियम का। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटॉन की संख्या घटती जा रही है और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो उतना ही है। तो इनके ऊपर जो भी अट्रैक्शन फोर्स है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, जेड धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएंगे और इस तरह से रेडियस इंक्रीज होते जाएंगे। इस चीज को भी हम लोग अच्छे से समझ लिए। ये इस सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे इस वीडियो को पॉज कर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो कि इसको रिमेम्बर करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1 है, फॉर सेम एलिमेंट साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन साइज ऑफ एटम इज ग्रेटर देन साइज ऑफ कैटायन। तो ये तो हम लोग पहले भी देख लिए कि जो कैटायन होते हैं उनके रेडियस अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कैटायन का जो रेडियस है वो अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं। छोटे इसलिए होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिए तो उनके जेड इफेक्टिव बढ़ गए हैं, न्यूक्लियस उनको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा सारे इलेक्ट्रॉन्स को और इस तरह से रेडियस कम हो जाएंगे। और जब एनायन होंगे तो एनायन का तो मीनिंग हम लोग ने ये देखा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो जेड इफेक्टिव तो कम हो गया और इस तरह से इलेक्ट्रॉन रेडियस को अपना इंक्रीज करना चाहेंगे और इस तरह से उस एनायन के जो भी साइज होंगे वो बढ़ जाएंगे अपने पेरेंट एटम से। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। पॉइंट नंबर 2, जो आइसोटोप्स होते हैं जैसे आप लोग देख सकते हैं क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, वो एक 35 और एक 37। इनके जो भी रेडियस होंगे वो सेम होंगे। रेडियस सेम इसलिए होंगे कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मामला नहीं है। जो आइसोटोप्स होते हैं वो न्यूट्रॉन के कारण होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब भी वैरी करते हैं तो वहां से आइसोटोप्स बनते हैं, इसलिए इनके रेडियस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और आप लोग ये देख सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लिथियम +1 के जो रेडियस होंगे वो मैग्नीशियम 2+ से ज्यादा होंगे। इस बात को भी आप लोग नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। के बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसमें है पॉइंट नंबर 1, स्मॉलेस्ट एनायन इज फ्लोरीन नॉट H-। देखिए फ्लोरीन के जो एनायन होते हैं
वो सबसे छोटे होते हैं। आप लोग समझते होंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है, इसका एनायन सबसे छोटा होता होगा। तो हम लोग जरा एनालिसिस करते हैं। जो H माइनस है, एनायन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे? इसके पास 1 प्रोटॉन होंगे, इसके पास 1 प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो 2/1 इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 2 है, मतलब पर इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन आप लोग देख रहे हैं कि ये जो रेशियो है वो ज्यादा है। तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव कम होगा। और हम लोग इसका भी देखते हैं, क्लोरीन के एनायन को भी हम लोग एनालाइज करते हैं। तो इसके पास हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? इसके पास प्रोटॉन देख रहे हैं कि 9 प्रोटॉन है। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो रेशियो देखेंगे वो है 10:9, जो कि इससे ये कम है। हाइड्रोजन के जो एनायन होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो हाईएस्ट होता है, इसलिए इनके जो भी आयनिक रेडियस होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे। तो इस कारण से जो फ्लोरीन का एनायन होते हैं उनके आयनिक रेडियस सबसे छोटा होते हैं, ये स्मॉलेस्ट होते हैं। इसको आप लोग नोट करेंगे। इसी कारण से एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड है वो इस तरह से हो जाता है। हाइड्रोजन इतने सारे के बाद आते हैं। ये एनायन के आयनिक रेडियस का ये ट्रेंड है, इसको आप लोग नोट करेंगे। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि हाइड्रोजन माइनस में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो होते हैं वो 2 होते हैं। एज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इज वेरी हाई और H माइनस इट्स साइज इज एबनॉर्मली बिगर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो ज्यादा होंगे तो यहाँ पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा लगेंगे, जेड इफेक्टिव कम हो जाएंगे। इस कारण से इनका जो आयनिक रेडियस है वो सबसे ज्यादा हो जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको अभी आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, कोई भी एक न्यूट्रल एटम है वो या तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और या एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। और वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने या लूज करने में जो भी एनर्जी का डील होता है उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम्स इन ग्राउंडेड स्टेट। आइसोलेटेड गैसियस एटम्स का मीनिंग ये होता है कि जिस भी एटम को हम लोग कंसिडरेशन में ले रहे हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में होना चाहिए, वो किसी भी एटम से बॉन्डेड फॉर्म में नहीं हो, वो आइसोलेटेड फॉर्म में रहेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो एक इलेक्ट्रॉन को हटने के लिए जो भी कम से कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। जैसे देख सकते हैं, एक एटम, एक न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन को हम हटा दिए। जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसे चला गया। तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये एक कैटायन बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर हो गया। तो ये बाहर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, बाहर निकालने के लिए जो भी एनर्जी को रिक्वायरमेंट होगा उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होते हैं। ये
यूनिट्स हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को मेजर करने के लिए। इसको भी आप लोग नोट करेंगे। और अब हम देखेंगे कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्वांटिटेटिव मेजर है, ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। कोई भी एक एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए कितनी टेंडेंसी रखता है, इसको मेजर करने के लिए एक टूल है। ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इसको हम लोग एक एज ए टूल भी कंसीडर करते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एक टेंडेंसी होती है, उसको मेजर करने के लिए एक टूल है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि स्मॉलर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, easier it is for a neutral atom to change itself to a positive ion। जैसे देखिए कोई भी एक न्यूट्रल एटम है तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसका मीनिंग ये हुआ कि वो एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको आसानी से लूज कर देंगे। आसानी से जब भी लूज कर देंगे तो इसका एक ऑटोमेटिक सा मीनिंग ये भी हो गया कि उसको एक पॉजिटिव आयन में चेंज करने के लिए बहुत ही इजी है। उस एटम को जब भी हम लोग पॉजिटिव आयन में चेंज करना चाहेंगे तो ये काफी ही इजी है, क्योंकि बहुत ही कम एनर्जी देंगे तो वो अपने आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। और आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एन एटम इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे कोई भी एटम को, न्यूट्रल एटम की यहाँ पर बात हो रही है, न्यूट्रल एटम को जब भी हम लोग पॉजिटिव आयन में फॉर्म करना चाहेंगे तो वो हमेशा एनर्जी लेगा ही, उसको एनर्जी मिलेगा तभी वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एन एटम इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी एटम के लिए, न्यूट्रल एटम जब भी है तो वो जब भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो तभी करेगा जब उसको एनर्जी मिलेगा। जब हम लोग उसको एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसको हम लोग पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं। हम लोगों ने उसको एनर्जी दिया तभी वो लूज किया, तो इसलिए हम उस एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी बोलेंगे। इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। इसके आगे के जो भी टॉपिक हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।